अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं और पसंद करते हैं। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रही हूँ अपने अम्मी के यूट्यूब चैनल की, जिस पे वो अपनी डेली रूटीन ब्लॉग्स अपलोड करती हैं, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे एंड किया था कि एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं मोनोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स की जो हिस्टोलॉजी होती है वो ऐसे होती है कि पहले तो ये कि दो टाइप ऑफ फिर सेल्स हम कह सकते हैं लिम्फोसाइट, एक स्मॉल लिम्फोसाइट्स इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, या लार्ज लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट्स 90% बनाते हैं और 7.5 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है, और लार्ज लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 10% होते हैं और वो 9 to 20 माइक्रोमीटर होते हैं। अच्छा, इनकी जो हिस्टोलॉजी होती है ऐसा होता है कि मतलब लार्ज सेल होता है, और उसके जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बहुत लार्ज सा होता है, उसने सारी जगह ऑक्यूपाई की होती है। साइटोप्लाज्म बस थिन रिम सा नज़र आ रहा होता है, लाइट ब्लू कलर का। और इसमें फिर ऑर्गेनीज होते हैं, वो नज़र ऑब्वियसली नहीं आते स्लाइड के अंदर। अच्छा, फिर फंक्शनली जो है लिम्फोसाइट्स को बोला गया है कि ये 3 वेराइटीज़ के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक नेचुरल किलर सेल्स। और इनकी डिफरेंशिएशन एक दूसरे से ऐसे होती है कि इनके मार्कर्स अलग होते हैं, सीडी मार्कर्स बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मार्कर्स। और इनकी जो मैच्योरेशन साइट्स होती हैं वो भी अलग होती हैं। और इन लिम्फोसाइट्स में जो होते हैं 70% जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, 25% बी लिम्फोसाइट्स और 5% जो होते हैं वो नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं। अच्छा, ये सारे जो हैं इनका कॉमन प्रिकर्सर बोन मैरो ही है, ठीक है। तो अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं कि बोन मैरो में ओरिजिनेट होके जाते हैं थाइमस में, और वहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है इनकी। इनके जो होते हैं इनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स आना और ये सब कुछ। तो ये थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट्स है। और ये वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इम्यूनिटी वाली एक्सप्लेनेशन हम इम्यूनिटी वाले जो चैप्टर है, इम्यून सिस्टम नाम है मेरे ख्याल में, चैप्टर 14, उसमें पढ़ेंगे। और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। इनके अपने सीडी मार्कर्स होते हैं। इनके जो हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बर्ड्स में फर्स्ट टाइम देखा गया था कि बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस था, कोई क्लोका में प्रेजेंट था, वहाँ पे ये मेच्योर होते थे। ह्यूमंस में ये जब बर्थ से पहले होते हैं, तो ये लिवर में ये सारा काम हो रहा होता है, ये बी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन और ये सब जो मेच्योरेशन होती है। और जो बर्थ के बाद होती है ये बोन मैरो में हो रही होती है। इनके ऊपर अपने रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो नेचुरल किलर सेल्स हैं इनके क्या है कि इनके ऊपर वो कैरेक्टरिस्टिक मार्कर्स नहीं है जो बी और टी के ऊपर है, इनके अपने सी डी मार्कर्स हैं। और इनका ऐसे काम होता है कि ये एक स्पेसिफिक टारगेट को जो होते हैं टारगेट सेल्स उनको किल करते हैं, इस वजह से इनका नाम है नेचुरल किलर सेल्स। और ये मोस्टली जो होते हैं जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं या जो कैंसरस होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, ये नेचुरल किलर सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करते होते हैं। और इनको अक्सर वो जो हम लोग बोलते हैं लार्ज टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स ना, तो ये भी नेचुरल किलर सेल्स उनको भी अक्सर बोला जाता है कि ये नेचुरल किलर सेल्स है। अच्छा, उसके बाद मोनोसाइट्स जो है, जो हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट्स है, दे कंस्टिट्यूट अबाउट 3 to 8% ऑफ द टोटल ऑफ द ल्यूकोसाइट्स ऑफ द नॉर्मल ब्लड। और इनका जो साइज़ होता है लार्जेस्ट होता है 15 to 20 माइक्रोमीटर। इनकी खास बात ये है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वैसे यू शेप्ड होता है, किडनी शेप भी बोल लेते होते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी ऐसे डार्क स्टेन का होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो लाइट कलर का होता है। और ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, ये ब्लड में सर्कुलेट करते होते हैं, फिर उसके बाद ये एक टिश्यू में जाते हैं जहाँ पे ये अपने मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। जैसे मैक्रोफेजेस मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू में मोनोसाइट्स जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, या ये बोन में जाके ओस्टियोब्लास्ट बन चुके होते हैं, या ये नर्वस टिश्यू माइक्रोग्लियल सेल्स बनते हैं। मतलब ये इनका अपना एक सिस्टम है जिसको मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेज सिस्टम भी बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर फेज सिस्टम या मैक्रोफेज सिस्टम। प्लेटलेट्स इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोले जाते हैं, और ये असल में साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनका जो होता है इनका न्यूक्लियस नहीं होता, ये राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, 2 to 4 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में। इनके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें एक थिक ग्लाइकोकैलिक्स कोट होता है। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स कोट होता है 15 to 20 नैनोमीटर, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्लेटलेट एडहेजन है। प्लेटलेट्स की एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है वो 10 डेज होती है, नॉर्मल काउंट 200,000 to 400,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। और ये जो होते हैं वो वेरियस साइज़ में प्रेजेंट होते हैं वैसे। अच्छा, उसके बाद है कि इसकी जो हिस्टोलॉजी की बहुत इंटरेस्टिंग,
हिस्टोलॉजी पे रिवील होता है कि प्लेटलेट्स के दो रीजन है, एक डार्कली स्टेनिंग सेंट्रल रीजन और एक है लाइट स्टेनिंग होमोजेनस पेरिफेरल जोन। जो सेंट्रल रीजन है वो है ग्रेनुलोमियर और जो पेरिफेरल जोन है वो है हाइलोमियर। जो ग्रेनुलोमियर है उसमें असल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे है कि ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। उसकी हिस्टोलॉजी पहले पढ़ लेते हैं। सेंट्रल रीजन में जो अब वो ग्रेन्यूल्स जो है ना वो 3 टाइप्स के हैं। कौन से इन्होंने बताया है कि एक है हमारे पास अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स, एक है डेल्टा ग्रेन्यूल्स और एक है लैम्डा ग्रेन्यूल्स। जो अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स है ये लार्जेस्ट इन साइज़ होते हैं 300 टू 500 नैनोमीटर इन साइज़। इन ग्रेन्यूल्स में जो होते हैं ये होते हैं इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लाज्म, प्लाज्मिनोजन, प्लेटलेट, डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एक्सेट्रा। और इनका काम जो होता है ना, ये इनिशियल फेज ऑफ ब्लड वेसल रिपेयर में होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट एग्रीगेशन, इस तरह के काम में। उसके बाद जो डेल्टा ग्रैन्यूल्स होते हैं वो इससे थोड़े से छोटे साइज़ होते हैं, 250 टू 300 नैनोमीटर इन साइज़ होते हैं। इनमें प्रेजेंट होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग मीडिएटर्स लाइक सेरोटोनिन, हिस्टामिन, एटीपी और कैल्शियम। और इनका जो काम होता है, इनका काम होता है प्लेटलेट एडिशन और वेजो कंस्ट्रक्शन इन द इंजर्ड ब्लड वेसल्स। ये अगले पेज पे लिखा हुआ है, मैंने अपने साथ नोट कर लिया था। और इसके बाद जो है लेमडा ग्रेन्यूसाइड्स, उनके लेमडा ग्रेन्यूल्स, उनका 200 नैनोमीटर साइज़ होता है और उनमें लाइसोसोम्स होते हैं। और ये जो लाइसोसोम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं दे फंक्शन टू रिजॉल्व द क्लॉट, या जो लास्ट होता है कि रिजॉल्व होता है सब कुछ। तो फाइनल स्टेज ऑफ द ब्लड वेसल रिपेयर जो होता है उसमें ये काम करते हैं। अब पेरिफेरल जोन पे आते हैं। जो पेरिफेरल जोन है उसमें क्या है कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बंडल्स of microtubules, marginal bundles of 10 to 15 microtubules arranged in parallel। अब इनकी क्या करते हैं, ये शेप प्रोवाइड करते हैं ऑब्वियसली जो प्लेटलेट होता है उसको, कि ये अपनी ओवल शेप मेंटेन कर सकते हैं। अब जो इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इसकी भी दो फिर इंपॉर्टेंट ट्यूबुलर सिस्टम्स है, एक है डेंस ट्यूबुलर सिस्टम और एक है ओपन कैनिकुलर ट्यूबुलर सिस्टम। जो डेंस सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन डेंस इरेगुलर ट्यूब्यूल से बना होता है, इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। जो ओपन कैनिकुलर सिस्टम होता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं और ये प्लाज्मा लिम्मा जो होते हैं ऑफ द प्लेटलेट वहाँ तक अटैच होते हैं, मतलब वहाँ तक कोई चैनल बनता होता है। अब क्या है, इनके दो इंपॉर्टेंट काम है, एक ये कि ये अपटेक करता है और दूसरा ये कोई चीज़ साइटोप्लाज्म की तरफ भेजनी हो तो वो भी करता है। अब अपटेक किस चीज़ की करता है, केमिकल मीडिएटर्स की और क्लॉटिंग फैक्टर्स की, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन एंड फाइब्रिनोजन फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द ग्रैन्यूल्स ऑफ द प्लेटलेट। अब अगर ये डीग्रेनुलेशन हो ना प्लेटलेट की, तो जो रिलीज ऑफ कंटेंट्स होता है इनटू द साइटोप्लाज्मिक, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये फिर ये ओपन कैनिकुलर सिस्टम से होता है। ठीक है, वो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट ये है कि वो हीमोस्टेसिस करता है, मतलब अगर कोई ब्लड वेसल को इंजरी होती है तो वहाँ उस ब्लड लीक हो रहा हो तो ये उसको स्टॉप करेगा। कैसे करेगा, इसके 3 फेजेस होते हैं या 3 इवेंट्स होते हैं। एक होता है प्लेटलेट एडिशन, एक होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन और लास्ट में प्लेटलेट एग्रीगेशन। एडिशन में ऐसा होता है, अगर कोई इंजरी हो जाती है और एंडोथेलियम का कोलेजन एक्सपोज होता है तो प्लेटलेट क्या करते हैं वहाँ पे एडहेयर कर लेते हैं। फिर एक्टिवेशन क्या होता है कि उसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो सारे रिलीज़ हो जाए। और एग्रीगेशन के इन कुछ प्लेटलेट्स जो होते हैं जब इंजरी साइट पे होते हैं तो और प्लेटलेट्स भी आना स्टार्ट करते हैं उस जगह पे। तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस बन जाता होता है। और थ्रोम्बस में थ्रोम्बस का एक एबनॉर्मल कंडीशन में भी बनता होता है, लेकिन जब प्लेटलेट मेनली होते हैं थ्रोम्बस में तो ये एक अच्छा इफेक्टिव सील होता है जहाँ पे ब्लड वेसल को इंजरी हुई हो। वैसे एबनॉर्मल कंडीशंस हो सकती हैं, प्लेटलेट काउंट ज़्यादा या कम हो सकता है। प्लेटलेट्स की जब डिफिशिएंसी होगी इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे, और जब ज़्यादा होंगे तो ये ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो इसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, या तो डिक्रीज प्रोडक्शन या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो। और डिक्रीज प्रोडक्शन कब होती है, हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया में होती है, डेंगू फीवर में होती है, और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में होती है। अच्छा, और जो थ्रोम्बोसाइटोसिस है मतलब इंक्रीज काउंट, तो ये हो सकता है कि ओवर प्रोडक्शन हो ऑफ प्लेटलेट्स कब, आफ्टर एन एक्यूट ब्लड लॉस और मे बी ड्यू टू सीरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, या आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ लोगे। हीमोपोइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू ब्लड सेल्स बनते होते हैं। ये प्रोसेस जिसको हेमाटोपोइसिस भी बोला जा सकता है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है मीजोडर्म में ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट। फिर उसके बाद ये बाय द 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट ये लिवर भी ब्लड सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेता है।
और इसके बाद जो है स्प्लीन है वो भी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो मिड होता है वहाँ पे हेमोपोइसिस का काम स्टार्ट कर देते हैं। लिवर और स्प्लीन दोनों ये काम करते हैं टिल द एंड ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। अच्छा फिर जैसे जैसे जब फीटस जो होता है थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट होती रहती है तो स्केलेटल मसल जब डेवलप होता है तो बोन मैरो भी ये काम स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर जैसे बर्थ होती है तो ये काम सिर्फ बोन मैरो पे आ जाता है। लिवर स्प्लीन में पोटेंशियल होती है लेकिन वो करते नहीं है। जो बोन मैरो है अब वो है क्या असल में जो लॉन्ग बोन्स की मैरो कैविटी होती है उसमें जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जेलेटिन टाइप मतलब ऐसे जेली टाइप तो उसको कहते हैं बोन मैरो। अच्छा इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है कि रेड मैरो और एक होता है येलो मैरो। रेड मैरो इस वजह से क्योंकि इसमें आरबीसी की प्रोडक्शन अच्छी खासी हो चुकी होती है तो इस वजह से इसका कलर भी रेड सा अपीयर होता है। न्यू बॉर्न में तो होता ही सारा रेड मैरो है और टिल द एज ऑफ 6 ईयर उसके बाद ये रेड मैरो जो होता है ऐसे ऐसे येलो मैरो से रिप्लेस होता जाता है। येलो मैरो क्या है ये अपीयरेंस की वजह से है क्योंकि अपीयरेंस इसकी येलो होती है बिकॉज ऑफ फैट ऑफ कोर्स। जब एडल्ट होता है तो रेड मैरो कहाँ पे रह जाता है एक वर्टिब्रे में स्टर्नम रिब्स हिप बोन्स एंड इन द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस टिबिया एंड फ्यूमर जो लॉन्ग बोन्स उनकी प्रोक्सिमल एंड्स में रह जाता होता है और सारा जो होता है वो येलो मैरो हो जाता है। मतलब इनमें सिर्फ पोटेंशियल होती है फिर कि ये रेड ब्लड सेल्स वगैरह बना सके। अच्छा वैसे येलो मैरो की भी पोटेंशियल होती है कि वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है वो बना सके इन जो आरबीसीज वगैरह हैं जैसे अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए। अच्छा बोन मैरो जो है अब उसके पार्ट्स क्या। बोन मैरो जो है इसके 3 कंपोनेंट्स है एक ब्लड साइनोसॉइड एक है स्ट्रोमा ऑफ द रेटिकुलर सेल्स और फिर होता है हीमोपोएटिक कॉर्ड्स। अच्छा जो साइनोसॉइड्स होते हैं इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट आर्टरीज आती होती हैं ब्लड वगैरह सप्लाई इसका न्यूट्रिएंट आर्टरीज जो होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हेमेटोकॉर्ड्स होते हैं हेमोपोएटिक कॉर्ड्स या हेमेटोपोएटिक कॉर्ड्स इनमें असल में सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल्स होते हैं या डिफरेंशिएशन प्रिकर्सर्स होते हैं मतलब प्लेटलेट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। और फिर या मेच्योर ब्लड सेल्स और ब्लड क्या कहते हैं प्लेटलेट्स। तो क्या होता है कि ये जो ब्लड सेल्स वगैरह बनते होते हैं हेमेटोपोएटिक कॉर्ड में तो ये जाते हैं साइनोसॉइड्स में और साइनोसॉइड्स को फिर ड्रेन करती है वेन्स और वहाँ से ये सारे सेल्स जो होते हैं जाते होते हैं। अब इन हेमेटोपोएटिक कॉर्ड्स में मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या काम होता है कि अगर कोई माल फॉर्म्ड सेल है उसको फिर फेगोसाइटोस करना इस तरह का। और जो इनका रेटिकुलर सेल्स होते हैं उनका भी ये काम होता है तो मतलब मैक्रोफेजेस और रेटिकुलर सेल्स मिला के क्या करते हैं ये साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं ताकि जो सही सेल्स हैं ना वो जाए मतलब आगे की तरफ और जो ख़राब है उनको डिफेक्टिव है उनको हटाते जाए। हीमोपोएटिक कॉर्ड्स में स्टेम सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। मतलब ये हर किस्म के ब्लड सेल्स को होते हैं उनको बना सकते होते हैं। अच्छा अब इनकी दो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होती है एक होती है सेल्फ रिन्यूअल डिवीजन और एक होती है डिफरेंशिएटिंग डिवीजन। सेल्फ रिन्यूअल से ये अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं और डिफरेंशिएटिंग डिवीजन से ये दो किस्म के मल्टीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स बनाते हैं। एक को कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट लिम्फोसाइट और दूसरे को कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GEMM मतलब ग्रैनुलोसाइट एरिथ्रोसाइट मोनोसाइट एंड मेगाकेरोसाइट। ठीक है मतलब इससे पता चलता है कि जो CFUL है ये लिम्फॉइड सेल लीनिएज है और जो CFUGEM है ये माइलॉइड सेल लीनिएज है। ठीक है और इसके बाद बताया कि प्रोजेनिटर या प्रिकर्सर सेल्स क्या है। तो जो मल्टीपोटेंट के रिजल्ट में जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनको प्रोजेनिटर सेल्स बोलते हैं। ये जो होते हैं यूनिपोटेंशियल मतलब एक सेल लीनेज भी बना सकते हैं या बाईपोटेंशियल मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लाइन्स भी बना सकते होते हैं। इनकी जो होती है सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब वो जो होते हैं ना कोई हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो इस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं कि ये डिफ्रेंशिएट होंगे या नहीं होंगे मतलब ये आगे डिवीजन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है तो अब ये ग्रोथ फैक्टर्स भी पढ़ लेते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स है कि हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स ये 3 टाइप्स हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स इंटरल्यूकिन और वो इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन तो आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में भी। जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं दीज फैक्टर्स स्टिमुलेट द सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द यूनिपोटेंशियल और बायपोटेंशियल प्रोजेनिटर सेल्स ऑफ द ग्रैनुलोसिटिक और मोनोसिटिक सिस्टम। ठीक है और ये बनते हैं मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल सेल से और फाइब्रोब्लास्ट से। इंटरल्यूकिन जो होता है वो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है और जो हेमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसमें इंटरल्यूकिन 3, 5, 7, 11, 18 जो होते हैं वो शामिल होते हैं। अच्छा एरिथ्रोपोइटिन क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है प्रोड्यूस बाय किडनी और
ये जब टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन कम होती है टू द टिश्यूज़, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, तो ये रिलीज़ होता है, फिर किडनी जो होती है, किडनी से रिलीज़ होता है, फिर ये जो होता है काम करता है इन सेल्स पे कि जो और ब्लड सेल्स बनाओ। अच्छा, आगे का चैप्टर जो है वो है कि हर एक की जो हेमोपोइसिस तो हमने इन जनरल पढ़ लिया। अब एरिथ्रोपोइसिस कैसे होती है, या हमारे पास थ्रोम्बोपोइसिस या ग्रेनुलोपोइसिस, मोनोसाइटोपोइसिस, ये सब कैसे होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।